बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में भी वो जो 200 की नफसियाती याद थी, उसको लगता है कि रुपया हिट करने वाला है या करेगा। बहुत ज़्यादा कीमत ऊपर चली गई रुपए की। हम अगर कहें कि ये एक तरह से फ्री फॉल, लफ्ज़ बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन एक तरह से है ही, बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रहा है। उसके दूसरी तरफ इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, अब लग्जरी आइटम रोकने के लिए उन्होंने कहा 51%, 50% ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी वहाँ से कस्टम से आई हैं। तो फिजिकल इम्पैक्ट इसका अगर वो रोकेंगे, उधर रोकते हैं तो उधर नुकसान, उधर तो फंस गए हैं। पाकिस्तान एक तरह से अगर देखा जाए मुश्किल हालात हैं इस मामले में। तीसरी चीज़ जो हमेशा ये कही जाती थी कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने रुपए को पेग रखने के लिए मार्केट में $30 अरब फेंक दिए एंड बड़ा, जिससे पाकिस्तान एक इम्पोर्ट डेस्टिनेशन बन गया। तो अब तो किसी हद तक छोड़ा हुआ है इंपोर्ट्स के लिए, फिर आपको मार्केट से बियॉन्ड काम करने पड़ रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और लग्जरी आइटम को बैन। तो जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो इंपोर्ट्स को रेगुलराइज नहीं कर सकी। अब इसके लिए हम बात करेंगे आज एक मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट साइड पे इकोनॉमिस्ट जिनकी एक्सपर्टीज़ ये है, डॉक्टर साजिद अमीन। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें तो आपने अपने इंट्रो ही में सम कर दी, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि जो करेंसीज़ के ऊपर प्रेशर है वो ग्लोबली आया हुआ है। जो डॉलर है वो तकरीबन तमाम करेंसीज़ के अगेंस्ट जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, उनका इन्फ्लेशन हाई हुआ है। तो तमाम जो ग्लोबल करेंसीज़ हैं वो एडजस्ट कर रही हैं। अगर आप इंडियन रुपए को देख लें या बाकी और चीज़ों को भी देख लें तो वो हो रहा है। लेकिन हम में और उनमें एक जो फ़र्क है, मुझे लगा है पाकिस्तान में इस वक्त 3 मेजर ड्राइवर्स हैं जो एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला और सबसे अहम और मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्राइवर है इस वक्त पाकिस्तान का, वो जो एक अनसर्टेनिटी है आपके पॉलिटिकल आउटलुक के ऊपर और इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा कर रही है प्रेशर रुपए के ऊपर। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंटली जो ये पिछले 1-2 माह का जो प्रेशर है रुपए के ऊपर आया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। हमारे पास 1.5 माह के करीब जो है अदायगियों के लिए इम्पोर्ट कवर पैसे है, वो इतना ही रहा है उसके ऊपर। लेकिन रुपया आप देखें कि 180 88 से स्लाइड करके आज शायद ओपन मार्केट में वो ₹205 के करीब है और इंटरबैंक में भी 198 प्लस है, शायद आज 200 को और फिर टच कर इतना रहा है। डिफरेंस ओपन और इंटर हाँ, बैंक में। तो इकोनॉमिक वो जो बेसिक फ़र्क आ रहा है वो इकोनॉमिक आउटलुक की वजह से आ रहा है और उसमें 2 चीज़ें मुझे लगता है बड़ी अहम है उसमें। एक तो हमारी जो पोज़ीशन ऑन IMF है कि IMF पे हमारी पोज़ीशन क्या है और IMF से सिग्नल क्या आता है, ये बड़ा अहम होगा देखना। और ये सबसे ज़्यादा ड्राइव कर रहा है रुपए को, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ एक क्रेडिबिलिटी क्रंच जो है वो मार्केट में आया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंडिसाइसिवनेस की वजह से और वो कोई फैसले नहीं कर पा रही है। तो एक तो मुझे लगता है कि ये स्पेकुलेशन बेस्ड प्रेशर है रुपए के ऊपर और जिस दिन आप इस स्पेकुलेशन को मार्केट से कम कर सकेंगे, उस दिन जो है वो रुपया किसी हद तक अगेन मुझे लगता है कि 10 से 12 रुपए के करीब जो है वो गेन करेगा अच्छा, अगेंस्ट डॉलर। दोबारा? जी, दोबारा। और आपने उसका एक मंज़र देखा जब ये गवर्नमेंट आई और मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी का एक इंजेक्शन आया उस वक़्त कि यार एक नई गवर्नमेंट आई है जो इसको करेगी। बिज़नेस से थे जो मार्केट थी उसका ट्रस्ट थोड़ा-सा बेहतर हुआ। तो रुपया 7-8 रुपए है वो 1-2 दिन में नीचे आ गया था उसी वक़्त। स्टॉक मार्केट आपकी इम्प्रूव हुई। तो उसमें कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो बेहतर नहीं हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक क्रेडिबिलिटी है कॉन्फिडेंस था। मार्केट में कॉन्फिडेंस से आया था। मुझे लगता है इस गवर्नमेंट ने उस विंडो को लूज़ कर दिया है 2 पोज़ीशंस पे जाके जहाँ पे इनको क्लैरिटी की ज़रूरत थी। एक तो ये था कि हम IMF पे क्या करने जा रहे हैं। हमें मुझे लगता है इस गवर्नमेंट ने वही गलती की है जो PTI की गवर्नमेंट ने उस वक़्त की थी कि हमने डिले किया है IMF को। हमें ये गवर्नमेंट जब आई नहीं, तो इसको डिले इन्होंने इमीडिएटली उस पे तो ये है कि वो तो असद उमर साहब थे, शायद कैपेसिटी के इश्यूज हों या मुझे नहीं पता, ये मैं कह नहीं रही या हों करने के लिए, या गवर्नमेंट तो चाहती थी, तो वो बाद में ऑफिशियल जो ही आए तो वो इमीडिएटली वो हो गया। इनका जो है तो इनका तो कोई कैपेसिटी का इस तरह का वो इशू नहीं था। वो इमीडिएटली और फिर ये वो जो गए थे वहाँ पे बात करने, वो तो बात ही करने गए थे। मैं वो वही कह रहा हूँ कि देखिए हमें बेसिकली मैं कैपेसिटी या उन चीज़ों पे तो नहीं जा रहा। बेसिकली मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो डिले हुआ था 7-8 माह के करीब प्रोग्राम। हमें जो लास्ट गवर्नमेंट का था वो अगर उससे पहले आता तो बहुत सारा लॉस होने से बच जाता उसमें, नंबर 1।
मैं और इसी तरह यहाँ पे होगा, और यहाँ पे बात ये नहीं कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं या नहीं, बात ये है कि आपने जो प्रायर कमिटमेंट्स दिए हैं आप उन पे एक्ट कैसे कर रहे हैं। एक तरफ आप वाशिंगटन में आईएमएफ के पास अगर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्लैरिटी नहीं दे रहे ऑयल प्राइसेस के ऊपर कि आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, पेट्रोलियम सब्सिडीज को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इट मीन कि यू आर डिलेइंग आईएमएफ प्रोग्राम। अच्छा ठीक है। दूसरा तो एक तो बड़ा ये होगा कि आईएमएफ से आज जो डिस्कशंस चल रही हैं कल से जो स्टार्ट हैं 18 से, उनसे जब क्लोजर होता है तो क्या सिग्नल आता है वो रुपए को बहुत आता उस पर क्या, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि यहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो 2-3 किस्तों में हमें करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, मुझे लगता है ये अच्छी स्ट्रेटजी है, इस पे होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है शौक आ जाएगा बंदे को। एक जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो मार्केट है वो क्लैरिटी चाह रही है चाहे कि जो मर्जी है। डायरेक्शन क्या है। अगर आईएमएफ से पॉजिटिव सिग्नल आता है तो वो जो स्पेकुलेशन बेस्ड इम्पैक्ट है, प्रेशर है रुपए के ऊपर, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा उसमें। तो वो उसके ऊपर जो है वो रुपया विल रीगेन, अगर हम उस पर क्लैरिटी जो है वो दूसरा उसमें दूसरा जाहिर है हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो ओवर दी लास्ट 1.5 ईयर्स डिटीरियरेट हुए हैं, अगर हम ज़्यादा डिटीरियरेट हुए हैं उसमें। जो क्राइसिस है हमारा, ये थोड़ा सा पैनिक इसने मार्केट में तो क्रिएट किया हुआ है। उसमें एक चीज़ जो रिसेंटली बहुत सारे लोग ये बात तो कर रहे हैं कि अगर हम पेट्रोल प्राइसेस की बढ़ाते हैं पेट्रोल की प्राइसेस तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट जो है वो उसमें आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो आपका जो 2 इम्पैक्ट बेसिकली आ रहे हैं इसकी वजह से, जो अगेन इन्फ्लेशनरी है। एक तो पहला इन्फ्लेशन तो आ रहा है एक्सचेंज रेट के ऊपर 2 वजहों से, कि एक तो आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं ग्लोबली, वो अभी भी $100 प्लस हैं और वो नीचे आने का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं, तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है, जो अगर आप लास्ट डेटा देखें कि जो मई की हमारी कंजम्पशन आई है पेट्रोल की और डीजल की, वो बिल्कुल एक आउटलायर है। वो कि इनिशियली हमारा मई हमेशा आउटलायर होता है, खासकर डीजल के लिए, क्योंकि हमारी जो गंदम की कटाई है या जो वो सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उसकी डिमांड पीक होती है मई में। बट इस दफ़ा वो जो पीक है वो हमने हिस्टोरिकल पीक को क्रॉस किया है। उसकी 2 रीजंस हैं। इंसेंटिव दिया हुआ है आपने? हाँ, 2 रीजंस हैं उसमें अगेन। एक तो ये इंसेंटिव है कि आपने कम प्राइस रखी है, लोग ज़्यादा उस पे कर रहे हैं। दूसरा वो जो अनसर्टेनिटी आपने क्रिएट की हुई है कि हम कब बढ़ा रहे हैं प्राइसेस या नहीं बढ़ा रहे, उसकी वजह से वो जो एक होर्डिंग हुई और वो जो एक सारी ब्लैक मार्केटिंग हुई सारी की सारी, उसकी वजह से तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं पेट्रोल, कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास इसकी होर्डिंग करने की? देखिए अगर आप छोटे लेवल पे भी करें, फार्मर को अगर पता है कि आप एक तरफ ये सिग्नल दे रहे हैं कि आज ये इतना है प्राइस और हम इसको चेंज नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि हम शायद नेक्स्ट टाइम जो है वो बढ़ा दें प्राइस, तो डेफिनेटली लोग चाहे 10% ज़्यादा खरीदें, 15% ज़्यादा खरीदें, वो ज़्यादा खरीद से उसको रखेंगे। बट वो प्रेशर उसमें तो आया है एक्चुअली उसमें ना, बट वो वन टाइम है, लेकिन उसका लैग्ड इम्पैक्ट जो है वो रुपये के ऊपर जो है, इम्पोर्ट आपकी बढ़ गई, इंपोर्ट बिल आपका एक्चुअली बढ़ा है उसकी वजह से, दोनों वजह से तो जिसका रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर आया, यूनिट प्राइस की वजह से भी और यूनिट की क्वांटिटी की वजह से भी उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो उसमें आया। तो ये 2-3 जो चीजें मिलके हैं कि एक तो आपकी इकोनॉमिक आउटलुक का ना क्लियर होना और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना, दूसरा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर ओवरऑल गेन कर रहा है ड्यू टू चेंजेस इन यूएसए की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, और तीसरा ये जो हमारी क्लैरिटी उसके ऊपर। अच्छा, इन तीनों 2 चीज़ों में तो मैं और आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सजेशंस क्या हैं, क्या किया जाए? देखिए पहला वे फॉरवर्ड एग्जैक्टली यही है कि गवर्नमेंट को जितना जल्दी मुमकिन हो सके आईएमएफ के प्रोग्राम को, चाहे वो रीनिगोशिएट करे चाहे कुछ भी करे, वो मार्केट पे जो क्लैरिटी ऑफ सिग्नल्स है वो जो है वो आनी चाहिए मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर। अच्छा के लिए एक छोटी सी बात मैं पूछ के फिर आगे चलता हूँ। कोई मुझे कह रहा था, इसलिए मैं, आप समझते हैं कि अगर प्रोग्राम फिलहाल नहीं मिलता तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट ही फिलहाल लेके गुजारा किया जाए? उसमें रुपये पे प्रेशर रहेगा क्योंकि जो आईएमएफ होता है नहीं, 1 साल की स्टैंड बाय। देखिए जो आईएमएफ है वो बेसिकली वो नहीं है, पैसों का मसला नहीं है। आप $6 बिलियन तो कहीं से भी जनरली पाकिस्तान अरेंज कर सकता है फ्रेंडली, और हम करते रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में $8-9 बिलियन तो कैश डिपॉजिट्स फ्रेंडली पड़ा हुआ है। IMF एक्चुअली इज ए क्रेडिट सर्टिफिकेट, इट्स ए क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, और जहाँ पे हाँ, और इकोनॉमी के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और जहाँ पे आपका जो ज्यादा स्पेकुलेशन बेस आ रहा है इस वक्त, तो मुझे लगता है कि इस टाइम IMF को 1 साल के लिए स्टैंड बाय पे रखना कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर इस वक्त आया हुआ है और मार्केट को एक पॉजिटिव और राइट सिग्नल यहाँ पे चाहिए, प्रोग्राम की जरूरत इस वक्त है, हमें उसको। अच्छा ठीक। और दूसरा और गवर्नमेंट क्या करे या व्हाटएवर? दूसरा गवर्नमेंट की जो एक और जो प्रेशर आ रहा है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये गवर्नमेंट कब से कब तक है।
वो जो अनसर्टेनिटी है वो अगेन आपकी पॉलिसी इफेक्टिवनेस जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर देती है। मैं आपकी पॉलिसी पे अपने रवैयों को तब एक्ट करूँगा या चेंज करूँगा जब मुझे पता हो कि आप अगले 1 साल के लिए या 6 माह के लिए, 10 माह के लिए यहाँ पे हैं। अगर मुझे वो नहीं पता है तो रुपए के जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो अगर हों भी तो वो इनइफेक्टिव होंगी। तो गवर्नमेंट को 3 चीज़ों पे बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी पोज़ीशन रखने की ज़रूरत है। एक तो मैंने बता दिया कि आईएमएफ के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर क्या पोज़ीशन है। दूसरा इनका इनका इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट। मसलन कल की अगर आप पॉलिसी की बात करें, जो अनाउंसमेंट आई है कल या परसों जो आई है, आप 250 मिलियन पर मंथ की जो इंपोर्ट्स बैन कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? लेट्स अज्यूम कि आप ये कर लेते हैं तो आपका साल का कितना बन जाता है? $1.5-2 बिलियन अज्यूम कर लें आप। अगर पेट्रोल की प्राइसेस $2 बढ़ जाती हैं, $2 से $3 अगर वो बढ़ जाती है तो वो इस सारे को कंप्रोमाइज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें एक वो जो क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर वो नहीं है, जिसकी वजह से हम शायद ये इस चीज़ों पे हम जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी मुल्क जो है वो चॉकलेट बैन करने से उसके मसाइल हल नहीं होते हैं। उसमें बेसिकली आपको करना चाहिए, बट जो बाकी रिफॉर्म्स हैं उस पे क्लैरिटी जब तक आपकी नहीं होगी। इसी तरह जो गवर्नमेंट की जो टेन्योर है वो कब से कब तक है, उस पर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन होने हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर इसका मतलब है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद असल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट एक इंटरिम गवर्नमेंट है। देखिए इस तो 3 हुकूमतों के साथ आईएमएफ भी क्यों डील करेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए ये चाहे आपने जिस भी सेटअप में जाना, देखिए इलेक्शन कब होने कब नहीं होने ये तो बेसिकली गवर्नमेंट का डिसीजन है, जाहिर है ये मेरा तो उसमें वो नहीं। बट मेरा ये है कि जो भी आपका एक्शन प्लान है, जो भी आपका लाहे अमल है, वो आप सामने रखें और वो हाईएस्ट ऑफिसर से आना चाहिए सामने। ये जो मल्टीपल स्पेकुलेशंस हो रही हैं ये इसको डिस्टॉर्ट कर रही हैं। बुनियादी तौर पे आप एक ही बात कह रहे हैं कि विजन में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से ये हो रहा है। हाँ, और आप अगर सम अप कर सके तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा प्रेशर है करेंसी के ऊपर वो स्पेकुलेशन बेस है। स्पेकुलेशन जो है वो जनरेट हो रही है आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट्स पे अनसर्टेनिटी होने की वजह से, और वो फिर स्ट्रेंथन कर रही है, कैटलाइज कर रही है उस इम्पैक्ट को जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से आना था, और जो ग्लोबल पर्टिकुलरली यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने की वजह से करेंसी पे आ रहा था, वो उसको कैटलाइज कर रही है। इसलिए रुपया बनिस्बत दूसरी करेंसी के ज्यादा प्रेशर में है। एंड आई विल फाइनली क्लोज के आज अगर हम उस रिड्यूस कर देते हैं उस अनसर्टेनिटी को पॉलिटिकल आउटलुक पे, इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर, आई बिलीव कि रुपया 10 से 12 रुपए अपनी वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये रिवर्स कर सकता है 10 से 12 रुपए अगर हम आज उसको ये जो अनसर्टेनिटी है उसको मिनिमाइज कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज प्रोग्राम तो आपने सुन लिया। बॉटम लाइन वन लाइनर सिर्फ ये है कि ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी नहीं है, इट्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो पॉलिटिकल अनसर्टन माहौल को फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, इंटरिम आनी है, व्हाटएवर जो भी है, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ जी ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसी स्पेकुलेशन कहते हैं। तो स्पेकुलेशन जो है वो फिर ज़ाहिर हो जाता है और लोग महफूज रहने के लिए करेंसी वोर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को फ़ौरन दूर होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।